नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कालाडूंगी में मौसम विभाग की भविष्यवाणी एकदम सटीक साबित हुई है। आपको बता दें, देर रात आसमान में बादल जो है वो छाए रहे, वहीं आज तेज बरसात का रूप ले लिया, जिससे पूरे क्षेत्र में बारिश का खूबसूरत नजारा जो है वो देखने को मिला। आपको बता दें, इस बारिश से जहां बाग बगीचों को खासा फायदा होगा, वहीं उमस भरी गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए बड़ी राहत मिलने वाली है। मौसम के इस बदलाव से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें, कालाडूंगी में रात भर जो बादल रहे वो छाए रहे, वहीं आज सुबह से ही बारिश की वजह से मौसम जो है वो पूरी तरह से सुहावना हो गया। गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है। तो मौसम विभाग की ये सटीक भविष्यवाणी थी कि आने वाले दिनों में बारिश जो है वो होने वाली है, और ये भविष्यवाणी भी बिल्कुल सटीक साबित हुई। और सुबह से ही कालाडूंगी में बारिश का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। बारिश की वजह से लोगों को काफ़ी राहत जो है वो मिली है। तो आपको बता दें, मौसम विभाग के अब रुक करते हैं अगली खबर की। सरोवर नगरी नैनीताल में फिर मौसम बदल रहा है। आपको बता दें, मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई है और नैनीताल में भी सुबह से ही छाए काले बादलों के बीच रिमझिम बरसात हुई। बारिश से नगर के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं नैनीताल के आसपास के क्षेत्र भवाली, भीमताल, खुर्राताल आदि में भी बारिश देखने को मिली है। तो आपको बता दें, पूरे उत्तराखंड में मौसम का मिजाज जो है वो बदल चुका है, और इसी बीच नैनीताल में सुबह से ही रिमझिम बारिश जो है वो हो रही है। इसके अलावा आसपास के क्षेत्र, चाहे वो भवाली हो, भीमताल हो, खुर्राताल हो आदि में भी बारिश जो है वो देखने को मिली है। बारिश की वजह से आपको बता दें, तापमान में काफ़ी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिली है। तो पूरे उत्तराखंड में जो है मौसम में बदलाव देखने को मिला है। मौसम विभाग की तरफ से यह भविष्यवाणी जो है वो की गई थी कि मौसम में बदलाव होगा, और ये भविष्यवाणी भी सटीक साबित हुई है। आपको बता दें, नैनीताल से लेकर कई जगहों पर बारिश का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। सभी जगह बारिश हो रही है, और बारिश की वजह से तापमान में थोड़ी गिरावट आई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आपको बता दें, आसपास के क्षेत्र भवाली, भीमताल, खुर्राताल आदि में भी बारिश जो है वो देखने को मिली है। तो नैनीताल की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही है। बारिश की वजह से लोगों को काफ़ी राहत मिली है, क्योंकि कुछ दिनों से गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी, जिससे लोगों को उमस का सामना करना पड़ रहा था। इसी बीच अब ये बारिश की वजह से तापमान में थोड़ी गिरावट आई है, और इससे लोगों को काफ़ी राहत मिली है। तो पूरे उत्तराखंड में मौसम का मिजाज जो है वो बदल चुका है। जगह जगह पर हल्की हल्की बारिश हो रही है। बादल छाए हुए, कल रात से ही कई जगहों पे बादल छाए हुए थे, जो सुबह सुबह बारिश से इसकी शुरुआत होती है। तो पूरे उत्तराखंड में मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ है, जिसकी वजह से तापमान में भी काफ़ी गिरावट आई है। वहीं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अभय कैंतुरा जो है वो जुड़ चुके हैं। अभय, पूरे उत्तराखंड में जो है मौसम में बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है, ऐसे में लोगों के अंदर क्या कुछ माहौल है? गर्मी से कितनी राहत मिली है? जी बिल्कुल, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया था, उस पूर्वानुमान के अनुरूप ही पूरे प्रदेश में इस समय मौसम देखने को मिल रहा है जी। कई जगहों पर हल्की बारिश यहाँ पर देखने को मिली है। खासतौर पर जो पर्वतीय जो जनपद हैं, उन जनपदों में हल्की बारिश के चलते कह सकते हैं कि जो तापमान है, उस तापमान में गिरावट। तो आपको बता दें, मौसम का ये मिजाज जो है वो बदल रहा है। पूरे प्रदेश में हल्की हल्की बारिश हो रही है, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिली है, क्योंकि जिस तरीके से उमस भरी गर्मी हो रही थी, ऐसे में बारिश का होना लोगों के लिए राहत साबित हो रही है। तो आपको बता दें, इससे पहले भी मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था कि आने वाले समय में बारिश हो सकती है,
जो सही साबित हो रही है। तो आपको बता दें पूरे प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिला है। हल्की हल्की बारिश जो है कई जगहों पे हो रही है, चाहे वो नैनीताल हो या नैनीताल के आसपास का क्षेत्र हो, भवाली हो, भीमताल हो, खुर्राताल हो, इन सभी जगहों पे बारिश का मौसम जो है वो देखने को मिल रहा है। हल्की हल्की बारिश जो है वो सुबह से ही हो रही है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अभय केंतुरा लगातार हमारे साथ बने हुए। अभय, नैनीताल के अलावा और कौन सी जगहों पे ये बारिश हो रही है? बिल्कुल, इस समय बारिश जो है पूरे उत्तराखंड के खासतौर पर जो पर्वतीय जो जनपद है, उत्तरकाशी जनपद हो गया, चमोली जनपद हो गया, रुद्रप्रयाग जनपद हो गया, इसमें हल्की से मध्यम गति की बारिश यहाँ पर देखने को मिलती है। मौसम विभाग ने इस बारिश का पूर्वानुमान पहले ही जारी किया था, साथ में तेज हवाएं चलने की भी बात यहाँ पर कही गई थी, और तेज हवाएं और आकाशीय बिजली चमकने का तो येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से यहाँ पर जारी किया गया था। और जिस प्रकार से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया था, उसी के अनुरूप पिछले 24 घंटे में लगातार यहाँ पर ये कह सकते हैं कि विभिन्न जगहों पर हल्की से मध्यम गति की बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो मैदानी जनपद आपका देहरादून जनपद, हरिद्वार जनपद, उधम सिंह नगर जनपद, इन जनपदों में भी तेज हवाएं चलने की बात यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से कही गई थी। कल देर शाम उन सब चीजों पर ही देखने को मिला था। रात में भी तेज हवाएं चलने की जो ये कह सकते हैं कि घटनाएं थी वो यहाँ पर देखने को मिली थी। और ये कह सकते हैं कि जो पहाड़ों पर जो हल्की से मध्यम गति की बारिश हुई है, उसके चलते जो तापमान है, उस तापमान में कभी यहाँ पर देखने को मिली है। और अब तक ये कहा जा सकता है कि आने वाले 24 घंटे में भी इसी प्रकार से मौसम यहाँ पर मौसम का जो मिजाज है वो बदला हुआ रहेगा, और जनता को गर्मी और उमस से काफी राहत मिलने की संभावना यहाँ पर की जा सकती है। जी बिल्कुल अभय, अगर बात की जाए क्योंकि इस समय चारधाम यात्रा भी चल रहा है, तो क्या मौसम के इस बदलते मिजाज की वजह से उस पर भी कोई असर होगा? तो बिल्कुल ये कह सकता है कि 2 से 3 जगहों पर ये कह सकता है कि इस हल्की से मध्यम गति की बारिश ने चारधाम यात्रा पर ब्रेक लगाने का काम यहाँ पर किया, खासतौर पर चमोली जनपद में और पिथौरागढ़ जनपद में। चमोली जनपद में जो चारधाम यात्रा चल रही है, उसमें बद्रीनाथ जो हाईवे है, बद्रीनाथ धाम का जो हाईवे है, उस हाईवे में कई जगहों पर बारिश के चलते जो गधेरे उफान पर आए थे, जो वहाँ लैंडस्लाइड की घटनाएं रही थी, उसके चलते कई घंटे मार्ग बाधित वहाँ पर रहा। यातायात सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो पाया था, जिसके चलते यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा पिथौरागढ़ जनपद में भी ये कह सकता है कि जो लैंडस्लाइड हुए थे, उसके चलते जो कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो पिछले 23 घंटे यहाँ पर लगातार बाधित रही है, यानी किसी भी प्रकार से कोई यात्री आवागमन नहीं कर पाया था। तो ये कहा जा सकता है कि जो आसमान से जो बारिश बनकर आई है, ये आफत की बारिश बनकर आई है, और इसी प्रकार से आने वाले दिनों में अगर मौसम विभाग का यही अनुमान यहाँ पर रहता, तो फिर जो चारधाम यात्री होंगे, जो चारधाम यात्रा पर यहाँ पर आए हैं, उनकी परेशानियां और बढ़ सकती है। इसीलिए प्रशासन की तरफ से जो एहतियात के तौर पर जो सूचना यहाँ पर दी जा रही है, वो यात्रियों को पहले से ही अलर्ट रहने के लिए यहाँ पर कहा गया। जब बारिश हो तो सुरक्षित स्थानों पर रहने के लिए यात्रा न करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई अपने घटना यहाँ पर न घटे। इसके अलावा जो राहत बचाव की जो टीमें हैं, खासतौर पर PWD विभाग की जो टीमें हैं, जो सड़कों को खोलने का काम यहाँ पर कर रही है, जिसके लिए बाकायदा सभी अधिकारियों कर्मचारियों की तैनाती उन क्षेत्रों में यहाँ पर की गई है, वो भी तत्परता के साथ यहाँ पर काम कर रही है, ताकि जो चारधाम यात्रा है वो बाधित ना हो और सुचारू रूप से ये यात्रा चलती रह सके। जी बिल्कुल अभय, अगर बात की जाए क्योंकि मौसम में बदलाव है, बारिश जो है वो सुबह से ही हो रही है, ऐसे में बिजली की क्या कुछ स्थिति है देहरादून में? बिल्कुल, अगर देहरादून की बात करें तो देहरादून में कई जगहों पर ये कह सकते हैं कि जब बारिश और तेज हवाएं चलने की शुरुआत यहाँ पर हुई थी, तो कई जगहों पर हल्की बिजली की कटौती यहाँ पर देखने को मिली थी। अभी भी ये कहते हैं कि देहरादून में 3 से 4 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लगातार बिजली कटौती की संभावना यहाँ पर हो रही है। और अभी तक की जो बिजली कटौती पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो वैसे तो नियमित रूप से कोई ऐसी बड़ी बिजली कटौती की कोई सूचना मौसम विभाग की तरफ से नहीं दी है, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि कुछ जगहों पर, छिटपुट जगहों पर बिजली कटौती घटना है, लेकिन जैसे ही मौसम साफ जी बिल्कुल अभय, क्योंकि जिस तरीके से मौसम में बदलाव हुआ है, हालांकि लोगों के लिए ये बड़ी राहत की बात है, क्योंकि जिस तरीके से उमस भरी गर्मी हो रही थी, ऐसे में बारिश का होना लोगों के लिए राहत की बात है। अभय आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। अब रुख कर लेते हैं अगली खबर की। धामी सरकार के वरिष्ठ IAS अधिकारी गांव गोद लेंगे। आपको बता दें मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने शासन के लिए अधिकारियों को इस आशय का आदेश जो है वो जारी किया है। प्रमुख सचिव, अपर सचिव स्तर के अधिकारी जो है इसमें भाग लेंगे। वे प्रथम तैनाती के कार्य क्षेत्र को गोद लेने
के लिए अभी फिलहाल 40 IAS अधिकारी प्रथम तैनाती के कार्य क्षेत्र को गोद लेंगे। आपको बता दें, मुख्य सचिव के आदेश में कहा गया है कि प्रशासनिक सेवा के 8,700 या इससे अधिक ग्रेड पे के अधिकारी अपने प्रथम नियुक्ति के कार्य क्षेत्र को गोद लेंगे। वहां पर अब तक हुए बदलावों को देखते हुए उत्तराखंड में विकास के नए आयाम जो है वो स्थापित किए जाएंगे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लगातार अभय कैंतुरा हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, अब उत्तराखंड प्रशासन की तरफ से एक और ऐलान किया गया है, जहां अब प्रमुख सचिव जो होंगे वो अपने क्षेत्र यानी कार्य क्षेत्र जो होगा उसे गोद लेने वाले हैं। क्या कुछ जानकारी है इसके बारे में? जी बिल्कुल, पहले ही इस बाबत ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से निर्देश यहाँ पर दे दिए गए थे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इन्हीं निर्देशों के क्रम में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की तरफ से भी आदेश यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। यानी राज्य के जितने प्रमुख सचिव हैं, अपर सचिव हैं, इन सभी को यहाँ पर आदेशित किया जा चुका है। साथ में इस आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि 8700 ग्रेड पे से ऊपर के जितने अधिकारी हैं, चाहे वो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हों या फिर राज्य सेवा के अधिकारी हों, वो सभी अपनी जो प्रथम तैनाती वाली जो जगह है, यानी जहाँ पर उन्होंने अपनी सेवा के प्रथम दिवस का कार्य करना शुरू किया था, उन जगहों को गोद लेने का काम उनकी तरफ से किया जा सके। जो वहाँ पर बदलाव हुए हैं, अब तक जो बदलाव हुए हैं, उन बदलावों के अनुरूप उस क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित करने का काम यहाँ पर करें। और अभी तक ये कहा जा सकता है कि ऐसी सूची में कह सकते हैं कि राज्य के 40 वरिष्ठ जो IAS अधिकारी हैं, उनको निर्देशित पहले ही किया जा चुका है और उनकी तरफ से इस दिशा में आगे बढ़ने की कार्रवाई की जा रही है। साथ तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस आदेश में जो थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ थी, जिसमें कह सकते हैं कि किसी अधिकारी या किसी क्षेत्र में किसी अधिकारी ने 2 या 3 ऐसे अधिकारी होंगे जिन्होंने प्रथम उस क्षेत्र में अपने कार्य दिवस को करने का काम किया था, तो उनको वरिष्ठता के आधार पर उनकी जो सूची है, यानी जो जगह उनसे मांगी गई है तैनाती की कि प्रथम किस जगह पर करना चाहते हैं, द्वितीय में किस जगह को गोद लेना चाहते हैं, तृतीय में किस जगह, तो उसके आधार पर उनको क्षेत्र गोद लेने के लिए यहाँ पर कह दिया गया है ताकि जल्द से जल्द ये प्रक्रिया पूरी हो सके। राज्य में जो विकास है वो विकास। जी बिल्कुल अभय, अगर बात की जाए, क्योंकि गोद लेना इसका क्या मकसद हो सकता है? अगर कोई अधिकारी किसी क्षेत्र को या किसी डिस्ट्रिक्ट को गोद लेता है तो उसे क्या कुछ जिम्मेदारियां मिलती हैं, क्या कुछ कार्य करने होते हैं उस क्षेत्र में, पैसों का पॉसिबिलिटी कैसे किया जाता है, इस सब की क्या जानकारी है? देखिए, अपने स्तर पर ये कह सकते हैं कि अधिकारियों को उस क्षेत्र की गोद लेने के पीछे जो सरकार का जो आशय है या जो तात्पर्य है वो इस दिशा में है कि जो अधिकारी जिसने अपनी कार्य सेवा, यानी जब से वो सरकारी नौकरी में आया है और उससे प्रथम दिवस जिस क्षेत्र से अपनी सेवा देना प्रारंभ किया, तो उस क्षेत्र के विकास को विकास के लिए समर्पित होना बहुत जरूरी है। अगर वो उस क्षेत्र के विकास को लेकर काम करता है तो फिर समझा जा सकता है कि उस क्षेत्र विकास की दिशा में आगे बढ़ता नजर आएगा और उसको देख के दूसरे जो क्षेत्र होंगे वो भी विकास के लिए और प्रेरित होते हुए नजर आएंगे। अधिकारी की तैनाती इसलिए वहां पर की जा रही है कि अधिकारियों को उस क्षेत्र को गोद लेने के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज को गोद लेता है तो फिर यह समझा जा सकता है कि गोद ली हुई चीज पर उसका अधिकार है और वो वहां पर समुचित तरीके से विकास करना चाहता है। यानी जो क्षेत्र के लिए कार्य विकास की जो योजनाएं बनेंगी उसमें उन विकास की योजनाओं को प्राथमिकता से लेने का काम उस व्यक्ति की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि व्यक्ति शासन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो कार्य योजना होंगी वो त्वरित गति से आगे बढ़ती हुई नजर आएंगे और जब उसे उस क्षेत्र के बारे में हर चीज मालूमात है, क्योंकि अगर उसने वो अपनी सेवाओं के प्रथम दिवस से ही वहां पर तैनाती की थी तो फिर उसे इन चीजों की प्राथमिकताएं पता है कि उस क्षेत्र में किस प्रकार से काम किया जाना है, कौन सी चीज की आवश्यकता उस क्षेत्र में पहले, तो इसीलिए उन सब चीजों को गोद लेने के लिए कह दिया गया। क्योंकि अगर अधिकारी अपने स्तर पर इन सब चीजों को लेकर ये काम करेंगे तो फिर उस क्षेत्र का विकास होना निश्चित है, इसीलिए गोद लेने की इस प्रक्रिया को कहा गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल अभय, जिस तरीके से आपने बताया कि जो डीएम पहले ही वहां रह चुके हैं उन्हें उस एरिया की जानकारी होगी, उस हिसाब से वो कार्य क्षेत्र में विकास कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अभय इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, मुख्य सचिव ने ये बड़े ऐलान किए हैं, जितने भी IAS अधिकारी हैं, हायर लेवल के अधिकारी हैं, वो अपने अपने क्षेत्र को गोद लेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड ने 71% से अधिक वन क्षेत्रों के संरक्षण और उचित प्रबंधन और इस कारण पर्यावरणीय बंदिशों से विकास गतिविधियों पर रोक देखते हुए ग्रीन बोनस के रूप में विशेष अनुदान की मांग की है।
आपको बता दें 16वें वित्त आयोग के समक्ष ये बात रखी गई है, जिसमें ग्रीन बोनस की मांग की गई है। आयोग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी तय करने में फॉरेस्ट कवर के मानक को 20% तक बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे ये भी कहा कि सोमवार को सचिवालय में 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगडिया और अन्य सदस्यों के साथ बैठक में प्रदेश की वित्तीय परिस्थितियों, चुनौतियों और विकास संबंधी आवश्यकताओं पर विस्तृत रूप से राज्य का पक्ष रखा गया। आपको बता दें वन संरक्षण के कारण उत्तराखंड की पर्यावरणीय सेवा लागत जो है वो काफी अधिक है, इसीलिए ग्रीन बोनस की जो है वो मांग की गई है। तो आपको बता दें एनवायरमेंटल फेडरलिज्म की भावना के दृष्टिगत राज्य को क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आधारभूत ढांचे को विकसित करने में बाह्य ऋणों पर राज्य की निर्भरता जो है वो भी बढ़ी है, लेकिन 25 सालों में राज्य ने विभिन्न क्षेत्रों के साथ वित्तीय प्रबंधन में भी उल्लेखनीय प्रगति किया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को उनकी नगद इनाम राशि का पैसा जल्द मिलने वाला है। आपको बता दें इसके लिए शासन से 15 करोड़ रुपए जो है वो जारी कर दिए गए हैं। इसकी जानकारी खेल मंत्री रेखा आर्या ने दी। उन्होंने बताया कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने नगद इनाम राशि को दोगुना कर दिया था। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि अब तक के राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने पर इतनी नगद इनाम राशि जो है वो किसी भी राज्य में नहीं दी गई। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं में प्रदेश के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की संख्या कुल मिलाकर 240 के आसपास है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। ऋषिकेश में एक गर्व की खबर जो है वो सामने आई है, जहां कृषि उत्पादन में मंडी समिति में तैनात मंडी सहायक चंद्रशेखर को विश्व मानव अधिकार संरक्षण आयोग का राष्ट्रीय सदस्य नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें समाजशास्त्र विषय में डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। आपको बता दें इस सम्मान पर डॉक्टर चंद्रशेखर काफी उत्साहित हैं और इसे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का विस्तार मानते हैं। मूल रूप से बागेश्वर निवासी डॉक्टर चंद्रशेखर मंडी समिति कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष और SC/ST एम्प्लॉइज फेडरेशन के प्रांतीय उपाध्यक्ष भी हैं। उनकी सामाजिक सेवा को पहले हरियाणा सरकार द्वारा भी सराहा जा चुका है। उनके इस उपलब्धि पर मंडी समिति कार्यालय में स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। आज विश्व मानवाधिकार संरक्षण आयोग द्वारा ऑनरी डायरेक्टर अवार्ड काउंसिल द्वारा सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में मुझे डॉक्टरेट उपाधि से नवाजा गया है एवं विश्व मानवाधिकार संरक्षण आयोग का राष्ट्रीय मेंबर भी बनाया गया है। ये सम्मान मुझे पीस अम्बेसडर डॉक्टर CL चंद्रलाल भारती के हाथों द्वारा प्रदान किया गया। यह मेरे लिए बड़ा गौरव का पल है। उत्तराखंड राज्य में किसी नागरिक को WHRPC द्वारा मेंबर बनाना, जो हमारी संस्था है, ये आयोग है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से अप्रूवल है। इससे पूर्व में भी मुझे हरियाणा सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में समाज क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, बाबूराम जगजीवनराम समता। अब रुक करते हैं अगली खबर की। हरिद्वार में इनकलाबी मजदूर केंद्र के बैनर तले सैकड़ों मजदूरों ने जिला कलेक्टर परिसर में जोरदार धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें ये प्रदर्शन सिडकुल की एक कंपनी और पुलिस प्रशासन द्वारा मजदूर नेताओं पर
लगाए गए फर्जी मुकदमे के विरोध में किया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ये मजदूर आंदोलन को दबाने की साजिश है। केंद्र की ट्रेड यूनियन के देशव्यापी आह्वान पर मजदूरों ने लेबर कोड्स को रद्द करने, ठेका प्रथा समाप्त करने और सार्वजनिक संपत्तियों के निजीकरण पर रोक लगाने और ट्रेड यूनियन को दमन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें मजदूर विरोधी नीतियों को तुरंत वापस लेने की मांग की गई है। मजदूरों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मांगी गई तो आंदोलन और भी उग्र किया जाएगा। तो आपको बता दें, हरिद्वार में मजदूरों का ये जोरदार प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है। फर्जी मुकदमों के विरोध में सड़कों पे ये मजदूर जो है वो उतरे हैं, लेबर कोड्स को रद्द करने की ये लगातार मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो इससे भी ज्यादा उग्र प्रदर्शन जो है उनके द्वारा किया जाएगा। ठेका प्रथा हो, निजीकरण को रोज देखने को मिला है। और उसके बाद दोपहर 2 बजे के बाद ड्यूटी छूटने के बाद कई अलग अलग कंपनियों के मजदूर भी आए उनको समर्थन देने, लेकिन सिडको पुलिस और एंकर पैनासोनिक के प्रबंधन वर्ग द्वारा फर्जी मुकदमे लगा दिए गए कि महिलाओं को उकसाकर रोड पर बिठाया गया, जाम लगाया गया और जिसकी कोई सच्चाई नहीं है। ये फर्जी मुकदमे के विरोध में हम लोगों ने 4 तारीख को सिडको प्रशासन का, सिडको पुलिस का और एंकर पैनासोनिक का पुतला फूंका था और ये बताया था कि 15 दिन के अंदर ये फर्जी मुकदमे वापस नहीं हुए तो हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और उसी कड़ी में आज 20 तारीख को हम जिला प्रशासन पर हमारा जो है आज धरना प्रदर्शन था और उसी कड़ी में अगर ये वापस नहीं होते हैं तो आने वाले दिनों में हम पूरे शेड्यूल के अंदर पर्चे, पोस्टर और व्यापक मजदूरों को जागरूक करेंगे कि क्या मजदूरों को समर्थन देना या अपराध कहाँ से हो गया। तो सिडको पुलिस जो है वो आज मजदूरों को फ़ोन करके धमकाती है, अभद्र व्यवहार कर रही है घरों में। तो हम ये भी मांग करते हैं कि ये सिडको। अब रुक करते हैं अगली खबर की। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर आज उत्तराखंड सरकार में पारिस्थितिकी पर्यटन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री स्तर के दायित्वधारी ओम प्रकाश जगदम्बिन और बीजेपी हरिद्वार जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह ने परिवहन विभाग कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं की समीक्षा की गई और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि ग्रीन कार्ड प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाए। उप संभागीय परिवहन अधिकारी एल्विन रॉक्सी को खास तौर पर निर्देशित किया गया कि डिजिटल माध्यम का अधिकतम उपयोग कर यात्रियों को कम से कम समय में सेवा उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही यात्रियों के लिए शौचालय, पेयजल, बैठने और प्राथमिक उपचार जैसी मूलभूत सुविधाओं को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें, मंत्री जमदग्नि ने कहा कि ये यात्रा काल बेहद संवेदनशील है और प्रदेश की छवि को उज्जवल बनाए रखने के लिए सीमाओं पर काम कर रहे विभागों की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है। तो आपको बता दें, नारसन बॉर्डर पर राज्य मंत्री का यह औचक निरीक्षण किया गया। ग्रीन कार्ड प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए गए। चारधाम यात्रियों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही उनसे कहा गया कि डिजिटल माध्यम से सेवा में और तेजी लाया जाए, जिससे कम समय में ही यात्री अपने कार्यों को कर सके। अब रुक करते हैं अगली खबर की। रुड़की के भावनापुर थाना क्षेत्र के कालसो खेरी इलाके में स्थित एक गोदाम में आज सुबह भीषण आग लग गई। आपको बता दें, ये गोदाम जंगल के बीच बना हुआ था और यहाँ रिजेक्ट सामान को इकट्ठा किया जाता था। आग लगते ही पूरे इलाके में जो है वो अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची अग्निशमन टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि अभी तक नुकसान का सही आकलन जो है वो नहीं हो पाया है। आग लगने के कारणों का पता फिलहाल नहीं चल सका है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि पूरी जांच के बाद ही वजह जो है वो स्पष्ट हो सकेगी। तो रुड़की में कालसो खेरी के गोदाम में ये भीषण आग लग गई। जंगल के बीच ये गोदाम बना हुआ था, जिसके बीचों बीच ये आग लग गई और गोदाम में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कितनी भीषण आग जो है इस गोदाम में लगी है। जंगल के बीचों बीच ये गोदाम था जहां ये भीषण आग जो है वो लगी हुई है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी तक आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। तो जंगल के बीच बने गोदाम में ये आग लगा है, जिसके बाद से वहां पे
हड़कंप मच गया। जंगल के बीचों बीच ये गोदाम बना हुआ है जहां भीषण आग लग गई है। आपको बता दें नुकसान का आकलन जो है अभी तक नहीं किया गया है। तो कालसो खेड़ी के गोदाम में ये भीषण आग लग गई है। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।